ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द वीन्स लॉ। तो देखिए, वीन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पर है तो उससे कई सारी वेवलेंथ के रेडिएशंस इमिट हो रहे होते हैं, कई सारी वेवलेंथ के रेडिएशन वो इमिट कर रही होती है। तो अगर उस रेडिएशन और वेवलेंथ के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप का बनता है। मान लीजिए वो रेडिएशंस जो इमिट हो रही है उनके करस्पॉन्डिंग इमिसिव पावर ई लैम्डा के इक्वल है, और इस एक्सिस पर हम लैम्डा की वैल्यू बनाते हैं। तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है यूं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होती है जिसके करस्पॉन्डिंग इससे इमिट होने वाली जो इमिसिव पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, और बाकी जितनी वेवलेंथ होती है उनके करस्पॉन्डिंग जो पावर इमिट हो रही होती है वो उस मैक्सिमम पावर से कम होती है। ठीक, ये मान लें कोई टी टेम्परेचर पर बॉडी है, उसका ऐसा ग्राफ मिलता है। तो वीन ने बताया था कि जिस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इससे जो सारे रेडिएशन इमिट हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इससे इमिट होने वाली पावर मैक्सिमम होगी, उस वेवलेंथ और इस बॉडी का टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को बी से डिनोट करते हैं, और ये कांस्टेंट कहलाया वीन्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन के इक्वल। तो ये कहलाता है वीन्स लॉ। लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं वीन्स लॉ। अब देखिए किसी टी टेम्परेचर पर ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर अगर धीरे धीरे हम इंक्रीज करते हैं, तो सपोज दैट अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहला ग्राफ जो T1 टेम्परेचर पर है वो ऐसा मिलेगा, यानी कि इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं ये वेवलेंथ लैम्डा m1 है, उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर इमिट हो रही होगी। और जब हम इस बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा देंगे, मान लीजिए T2 कर दिया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से इधर की तरफ थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। इसकी जो पीक है वो थोड़ी सी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि T2 वाले टेम्परेचर पर जो इससे हायर टेम्परेचर होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम देखें तो वो जो वेवलेंथ होगी जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर इससे इमिट हो रही होगी वो और कम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो उससे पावर अब इमिट हो रही होगी वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। ये मान लेते हैं ई मैक्स डैश हो जाती है। इसी तरीके से और हायर टेम्परेचर पर जब हम जाते हैं तो ये ग्राफ और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब जो वेवलेंथ मिल रही होगी लैम्डा m3 वाली, ये m1 ये m2 ये m3 वाली, वो और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी जितना टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाता है तो अब वो जो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इससे मैक्सिमम पावर इमिट होगी वो कम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। बात समझ आई सबको? ठीक, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब ये जो ग्राफ बन रहा है इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, या कह सकते हो ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ, ये हमको, ये पूरा जो एरिया है ये हमको देता है इससे जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वैल्यू, gives total energy radiation by the body, ये देता है टोटल एनर्जी रेडिएशन बाय द बॉडी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो टोटल एनर्जी रेडिएशन होगा यानी कि इमिसिव पावर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। इस एरिया को 0 से लेकर इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, तो ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा ग्राफ। ठीक, और ये एरिया ध्यान से देखो इस इमिसिव पावर के प्रोपोर्शनल है, और इमिसिव पावर बॉडी की टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसी एरिया को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4।
यानी कि इस ई लैम्डा और लैम्डा का जो एरिया होगा वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात समझ आई बेटा यहां पर? ओके। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। देखिए ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। कहते हैं बॉडी जब टी टेम्परेचर पर है तो इसका एरिया ए के इक्वल है। फिर उसके बाद कह रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर 2T कर दिया जाता है, तो पूछ रहे हैं कि अब एरिया की वैल्यू ग्राफ के कितनी होगी। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि जो ये एरिया होता है ये T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए सेकंड कंडीशन में जो एरिया होगा ए डैश वो 2T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां से दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो राइट हैंड साइड में आएगा T की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू T की पावर 4। तो ये कितना बन जाएगा? 16T की पावर 4। ये कैंसिल, तो इसका मतलब अब जो एरिया होगा वो पहले का 16 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ है। देखिए 3 स्टार्स दे रखे हैं ए बी सी, इनके टेम्परेचर है TA TB TC और दे रखा है कि टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इसका जो कलर है वो ब्लू नजर आता है, इसका रेड नजर आता है, इसका येलो नजर आता है। तो बताना है इनके टेम्परेचर में आपस में क्या रिलेशन है। ये 4 ऑप्शन दे रखे। तो ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। इसमें देखिए जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो लैम्डा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो यहां पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू कलर की। तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो TA का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, मोर होगा। फिर उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखो इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे लेस होगा, तो TB सबसे लेस होगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया TA का, फिर उससे बीच वाला टेम्परेचर कौन सा होगा? TC का, और सबसे कम टेम्परेचर कौन सा होगा? TB का। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? TA विल बी ग्रेटर देन होगा TC और TC विल बी ग्रेटर देन होगा TB। ये वाला रिलेशन बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। इसमें देखिए दे रखा है बेटा कि एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 5760 केल्विन के इक्वल है और इससे जो 250 नैनोमीटर की वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी U1 की इमिट होती है। उसी तरीके से 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग U2 की एनर्जी इमिट हो रही है। उसी तरीके से 1000 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग U3 की एनर्जी इमिट हो रही है। तो पूछ रहे हैं कि अगर वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी हो तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? पहला दे रखा U1 ग्रेटर देन U2 है, दूसरा U2 ग्रेटर देन U1 है, तीसरा U1 0 है, चौथा U3 की वैल्यू भी 0 है। तो चलिए पता करते हैं। तो पहले तो क्या करिए कि 5760 केल्विन के करस्पॉन्डिंग इसका जो टेम्परेचर है इसके करस्पॉन्डिंग देखिए कि कौन सी ऐसी वेवलेंथ होगी जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर इमिट हो रही है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? वीन्स लॉ से लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दे रखी है 2.88 इंटू 10 टू द पावर 6। तो देखो यहां से जब हम लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे 2.88 इंटू 10 टू द पावर 6 और अपॉन में टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे, ये दे रखी है 5760। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है 500 नैनोमीटर। मतलब कि 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो इमिसिव पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। ये 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो इमिसिव पावर है वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम।
तो 500 नैनोमीटर देखो यहां पर ये दे रखा है, इसकी करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पावर इमिट हो रही है वो कितनी है, U2 के बराबर, यानी कि ये मैक्सिमम U मैक्सिमम जो होगा यही U2 के बराबर हो जाएगा। अब इसके अलावा 500 से ऊपर वाली जो होंगी और 500 से नीचे वाली जो होंगी, उन दोनों की जो इमिसिव पावर होगी वो कम होगी इससे। इसका मतलब कि 500 के ऊपर यानी 1000 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग जो होगी U3 वो कम होगी U2 से, और 250 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग जो पावर होगी U1 वो भी कम होगी। तो यानी इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, U2 की वैल्यू ग्रेटर देन U3 भी होगी, और यही U2 की वैल्यू ग्रेटर देन U1 भी होगी। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, U2 ग्रेटर देन U1 दे रखा है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये सन है और इसकी रेडियस r की है, ठीक, और इससे r डिस्टेंस पर, स्मॉल r की डिस्टेंस पर यहां पर अर्थ है, ठीक। तो सन मान लीजिए T टेम्परेचर पर है और इससे रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। तो ये जो रेडिएशन इससे चारों तरफ बाहर निकल रहे हैं, तो ये रेडिएशन अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि इसकी जो पावर है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पहुंच रही है, वो पावर पर यूनिट एरिया सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो सोलर कांस्टेंट कहलाती है। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ सन रीचिंग एट अर्थ पर यूनिट एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये सन से जो अर्थ है वो r डिस्टेंस पर है, तो इस r रेडियस की करस्पॉन्डिंग जो स्फेरिकल सरफेस बन रहा होगा वहां पर ये सन की पूरी पावर रीच हो रही होगी। तो यहां पर जो पावर पर यूनिट एरिया बनेगी, तो वो एरिया की वैल्यू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर के इक्वल होगी। सन की जो पावर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिग्मा a t की पावर 4। ब्लैक बॉडी की तरह इसको एज्यूम करते हैं सन को, तो इमिसिविटी इसकी 1 हो जाएगी अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो देखो ऊपर हो जाएगा सिग्मा और a की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया a का, और इनटू t की पावर 4 अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू t की पावर 4। इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये जो सोलर कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, यानी जो अर्थ के सरफेस पर ये पावर पर यूनिट एरिया जो रीच कर रही होती है, ये वैल्यू बेटा फिक्स्ड है, इसको याद रखिएगा। सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक, इसको याद कर लेना है। और ये जो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r है, ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, इसको बोलते हैं मीन एंगल। ये कहलाता है मीन एंगल सबटेंडेड बाय सोलर रेडियस। सोलर रेडियस, ये जो सन की रेडियस है इसको सोलर रेडियस बोलते हैं। देखिए ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर ये एंगल बनेगा ये थीटा का, यही है ये कैपिटल R बाई R, ठीक। यहां से देखो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R बाई स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये थीटा बहुत स्मॉल बन रहा होगा तो इसको थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है मीन एंगल सबटेंडेड बाय सोलर रेडियस एट सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू 4.65 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन के इक्वल होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके।
ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो जो सोलर कांस्टेंट की ये वैल्यू आती थी S इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर टी की पावर 4, यहां से हम ये जो T है वो सन का टेम्परेचर है, उसको यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी, T इज इक्वल टू या टी की पावर 4 इज इक्वल टू, देखो लिख सकते हैं S, ये स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा सिग्मा, ठीक। और ये 4 अगर हम यहां से हटाएं तो ये पावर 1/4 आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है। अब यहां से जब हम सोलर कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं 1360 वाली, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इसका रेशियो वो रखते हैं वही एंगल वाला, और सिग्मा की वैल्यू रखते हैं जो स्टीफेंस कांस्टेंट है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बेटा 5800 केल्विन के इक्वल होती है। यानी सन का जो टेम्परेचर आता है वो 5800 केल्विन के इक्वल आता है। लेकिन जो एक्चुअल टेम्परेचर है सन का, एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 केल्विन। जो एक्चुअल टेम्परेचर है सन का वो 6000 केल्विन है, उससे ये कम आता है। तो ये शो करता है कि जो सन है, सन वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। सन इज नॉट ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। इसका मतलब सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मींस सम रेडिएशंस absorbs in the atmosphere, इसलिए सन को परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, तो ये थर्मल रेडिएशन का जो रिवीजन था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग खूब जम के पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, बस खूब मेहनत करते रहिए जम के, इस बार सेलेक्ट होना है बेटा सबको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके।